अडमो उवज्झाया अडमोलोये सवशाहूनम् एसो पंचीणमुयारो सवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की समस्त इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है। और गृहस्थ सदैव इन तीन पुरुषार्थों का ठीक रीति से पालन करने के लिए तत्पर रहता है। कल के संदर्भ में कहा गया था, इसीलिए वह ऐसी गृहिणी से जुड़ता है जो उसके त्रिवर्ग के साधन में सहायक बने। आगे कहा जा रहा है कि जीवन का प्राण तत्व धर्म अर्थ काम के मध्य संतुलन है, तो तुम्हारी घरवाली ही नहीं, तुम्हारा घर भी ऐसा हो और ऐसे स्थान पर हो जहां पर तुम अपना धर्म ध्यान कर सको, तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर चल सको। जिस कारिका को आधार बना करके मैं बात अपनी प्रारंभ किया था, उस कारिका को फिर से उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। न्यायोपात धनो यजन गुणगुरुन सद्गिश त्रिवर्गम भजन नन्यो नानुगुणम तदह गृहिणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति ही प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन धर्म कथाम दयालु रघवी सागार धर्मम चरित। कहाँ रहें और कैसे घर में रहें, ये बहुत महत्व की बात है। ऐसे स्थान पर अपना निवास स्थान बनाओ जहां तुम धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का ठीक ढंग से अनुपालन कर सको। ऐसी जगह को अपने जीवन के निवास का स्थान मत बनाओ, अपना कर्म क्षेत्र न बनाओ जो तुम्हारे धार्मिक जीवन के अनुकूल न हो। ऐसे स्थान का चयन करो जिससे तुम अपना और अपने परिवार के संस्कारों को सुरक्षित रख सको और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जी सको। धर्म अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि में सहायक हो। जैन परंपरा में सदा से इन बातों का ध्यान रखा गया, इसलिए जैन लोग कहीं भी गए अपना घर बसाने के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाए, इसलिए कि धर्मायतन के बिना हम अपने संस्कारों को सुरक्षित नहीं रख सकते और अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। पहले मंदिर और फिर उसके बाद अपने कर्म क्षेत्र में प्रगति। और निश्चित तौर पर जब वह धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करता है तो उनके जीवन में समुन्नति भी होती है। आप काकुड़गाछी के लोग कहते हैं, महाराज शांतिनाथ भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा के पहले और बाद में जमीन आसमान का अंतर आ गया। क्यों आया अंतर? कहते हैं ना, आप ही लोग बोलते हैं, मेरे को तो पता नहीं। अंतर आया
ये बाहर का अंतर है, भीतर का भी अंतर भगवान की कृपा से ही होता है, जिसके जीवन में धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का समन्वय बना रहे। यदि धर्म ध्यान के साधन स्वरूप धर्मायतन नहीं होंगे तो आप प्रेरणा किससे पाओगे, पूजा किसकी करोगे, आराधना किससे करोगे और पुण्य कैसे कमाओगे। संसार के जितने भी आयतन और निमित्त है वे पाप के आयतन हैं, पाप कमाने के स्रोत हैं। एक धर्मायतन ही ऐसा स्थल है जहां आकर मनुष्य अपने पाप को साफ कर सकता है और पुण्य का उपार्जन कर सकता है। इसलिए हमेशा जब कभी भी प्रयास हो तो ऐसा रहने की बात हो तो ऐसे स्थान को अपना आवास बनाने की कोशिश करो जहाँ देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता रहे, जहाँ तुम्हें धर्म ध्यान ठीक तरीके से करने की अनुकूलता बने। हालांकि ये भी पुण्य के प्रताप से मिलता है। बहुत लोग तो चाह कर के भी नहीं रह पाते, दूर दराज रहना पड़ता है। तो अगर मिला है तो ये परम योग है, पर इस योग का सही प्रयोग करो कि हमें धर्मायतन मिला है तो हम धर्म ध्यान भी करें, समागम मिला है तो हम कुछ सत्संग भी करें। तो स्थान, ऐसे स्थान को अपना निवास स्थान बनाओ जहां आपके तीनों पुरुषार्थ ठीक तरीके से निभ सके। और आलय, घर आपका कैसा होना चाहिए जहां आप अपने पुरुषार्थों को ठीक ढंग से पाल सको। घर किसको कहते हैं पता है आपको? जब भी घर की बात आती है तो हर व्यक्ति को अपना अपना घर दिखने लगता है। ये ईंट गारे के मकान का नाम घर नहीं है। घर क्या है? न गृहम गृह मिथ्याहु गृहणी गृह उच्यते, कि ईंट गारे के मकान का नाम घर नहीं है। घर वो है जिसमें घरवाली हो, परिवार के सदस्य हो, माता पिता हो, बच्चे हो, वो घर है। ईंट गारे का जो भवन बनता है वो तो केवल एक मकान है, इमारत है। लेकिन घर वह होता है जो जिस इमारत में रहने वाले लोग आपस में प्रेम, सद्भाव और आत्मीयता के साथ अपना जीवन बिताते हैं, वो घर है जिसे घर कहते हैं। घर का संबंध अंतस्करण से। घर और मकान में क्या अंतर है पता? ईंट गारे की इमारत का नाम मकान है, उसमें अपनत्व नहीं। घर वह है जहां अपनापन है। एक कहावत है, बातें घर कर गई, इसका मतलब अंतस को छू ली, घर कर ली। घर कर गई यानी अंतर जिसमें तुम्हारे मन प्राण जुड़े हैं वो घर है। घर की जब बात आती है तो घर के एक बाहरी स्वरूप की भी चर्चा आती कि घर ऐसा बनाइए जो आपको शांति दे, जहां आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके और जिस घर में रह करके आप अपनी प्रगति कर सके। पूरा शास्त्र विकसित हुआ वास्तु शास्त्र के नाम पर। ये घर के बाह्य स्वरूप की बात है। मैं उस संदर्भ में आज आपसे बात नहीं करना चाहता। वो तो आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से परामर्श लेकर के करते ही हो, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि लोग घर को सुंदर बनाने की कोशिश तो हमेशा करते हैं, पर सुंदर तरीके से रहने का प्रयास बहुत कम करते हैं। घर को सुंदर बनाना बहुत सरल है, पर सुंदर तरीके से घर में रहने की कला अपनाना बहुत दुर्लभ है। तुमने अच्छा मकान बनाया, बढ़िया फर्नीचर लगा दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उस अच्छे मकान में अच्छे से रहना अगर नहीं सीखा तो सब व्यर्थ है। आज बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उस घर की जिसमें रहकर आप धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिता सको। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में सम्यक संतुलन बिठा सको। जिस घर को आदर्श घर की संज्ञा दी जा सके। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं सबका अपना घर है, क्योंकि सबने घर बसाया है।
मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। बात घर कर गई ना, समझ गए ना? बनाने में और बसाने में अंतर है। आपने घर बसाया है, हमने घर नहीं बसाया। घर बसाया है, लेकिन क्या तुम अपने घर को एक आदर्श घर कह सकते हो? आदर्श घर किसे कहेंगे? 5 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आदर्श घर वो है जिसमें हर व्यक्ति के बीच में स्नेह हो, प्रेम हो, आत्मीयता हो। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता घर की आंतरिक भित्ति है। घर में अनेक सदस्य हों और आपस में प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। प्रेम शून्य होने पर संवाद शून्यता हो जाती है। कोई को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लोग रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी दूरियां अलग। बड़ी विचित्रता है। आज ये प्रेम का तत्व विनष्ट होता जा रहा है। नीतिकार कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। लुहार की धोकनी को देखें ना, ऐसा लगता है जैसे ब्रीदिंग चल रही है, लेकिन प्राण नहीं। सच में अगर आपस में प्रेम नहीं तो संवाद नहीं, और जहां संवाद शून्यता है वहां शमशान, और उसमें क्या अंतर? वीरानगी है। प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम। प्रेम का मतलब है जहां एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान हो और आत्मार्पण की तैयारी हो। जब तक भावना को प्रमुखता नहीं मिलती, प्रेम नहीं पनपता, और जब तक प्रेम नहीं पनपता तब तक शांति और सद्भाव नहीं टिकता। प्रेम भावना से हमारे यहाँ हमारे संबंध के 3 आधार हैं: उपयोगिता, भावना और कर्तव्य। उपयोगिता, भावना, कर्तव्य। दुनिया के जितने भी संपर्क हैं, जिसे लोक संपर्क कहते हैं, वे सब उपयोगिता के आधार पर चलते हैं। जब तक उपयोगिता है आप उनको यूज कीजिए, उपयोगिता नहीं है आप अपना संपर्क तोड़ दीजिए। आपका और ग्राहक का संबंध उपयोगिता से है। आपके और आपके मित्रों का जो सामान्य मित्र है उनसे आपका संबंध उपयोगिता से है। आप दुनिया में जिन लोगों से अपना संबंध बनाते हैं वे सब उपयोगिता तक सीमित है, जो बुद्धि के आधार पर चलते हैं। बुद्धि के आधार पर वो अच्छे बुरे को न देखकर नफा नुकसान को देख करके चलाया जाता है। फायदे और हानि को देख करके चलते हैं कि इसमें मुझे लाभ कितना है, नुकसान कितना है, फायदा कितना है, हानि कितना है। जब तक फायदा दिखता है उस रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, नुकसान होने लगता है उसे रोक देते हैं। ये उपयोगिता है। लोक संपर्क उपयोगिता के आधार पर चलते हैं, लेकिन घर परिवार भावना के आधार पर चलता है। उपयोगिता का आधार बुद्धि है और स्नेह का आधार भावना है। व्यापार करोगे तो बुद्धि से करो, नफा नुकसान देख करके करो। भावना में बह करके अगर चले जाओगे ग्राहक के साथ तो डब्बा गोल हो जाएगा। लेकिन घर परिवार को यदि नफा नुकसान की दृष्टि से चलाओगे, कैलकुलेटिव हिसाब से चलाओगे तो घर बिखर जाएगा। घर परिवार में लाभ हानि नहीं देखा जाता, अच्छा बुरा देखा जाता है। लाभ हानि और अच्छा बुरा दोनों अलग अलग चीज है। कई बार होता है कि लाभ हो लेकिन बुरा है, और हानि हो पर अच्छा है, तो उस हानि को स्वीकारना पड़ता है। रामचंद्र जी ने वनवास को स्वीकार किया, उनको हानि हुई। हानि हुई कि नहीं हुई? मिलने वाला राज्य छूट गया। वो राज्य जिसके वो योग्य उत्तराधिकारी थे, अयोध्या की सारी जनता का जिन्हें समर्थन था,
दशरथ की आंतरिक इच्छा भी थी कि रामचंद्र जी राज्य को स्वीकार करे, और रामचंद्र जी के पास इतना पराक्रम भी था कि चाहते तो क्षण मात्र में सब हथिया सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा करते तो वे अयोध्या के राजा भले बन जाते, पर जनता के दिलों में राज नहीं कर पाते, वो राम नहीं बन पाते, रामचंद्र ही रह जाते। उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया, भावना से काम लिया। ये नुकसान नहीं है, हानि और लाभ नहीं देखना, अच्छा और बुरा देखना। इस समय मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे पिता के प्रण की सुरक्षा करना ही मेरे लिए सबसे अच्छा कर्तव्य है, और मुझे वही करना है। वो निकल गए। अच्छे और बुरे का जहां विचार होता है वहां प्रेम टिकता है, और सही और गलत की बात जब होती है, लाभ और नुकसान की बात जब होती है, वहां प्रेम नहीं टिकता, वो कैलकुलेटिव हिसाब से चलता है। परिवार जब भी चलेगा तो आपका भावना के आधार पर चलेगा, और उसमें त्याग मांगता है। हमारा त्याग भी हो जाए, लेकिन सामने वाले को अगर उससे खुशी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सबकी खुशी में मेरी खुशी, सबकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, ये भावना जिस व्यक्ति के मन में होती है, उसका घर परिवार बहुत मजबूत बना रहता है। लेकिन आजकल लोग बड़े संकीर्ण मनोवृत्ति के होते जा रहे हैं। अपना लाभ देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, और जैसे ही स्वार्थ का खिंचाव आता है, प्रेम का धागा टूट जाता है। इस खिंचाव से बचें। प्रेम पूर्ण संबंध सबके होने चाहिए, तब जीवन में आनंद है। ये परिवार के लिए सबसे पहली जरूरत, भावना मूलक संबंध है। आप देख ले, हमको व्यक्तिगत नुकसान होता है, लेकिन इससे घर के लोगों को खुशी मिलती है, तो इससे अच्छी बात क्या। दो तरह की रिलेशन होते हैं, एक है संपर्क और दूसरा है संबंध है। संपर्क और दूसरा संबंध है। संपर्क का मतलब जहां एक दूसरे के साथ हैं पर एक दूसरे के नहीं, एक दूसरे के साथ हैं पर एक दूसरे के नहीं। संपर्क, तेल में पानी डाल दो, क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। ये संपर्क है। तेल पानी से अलग है, पानी तेल से अलग है। ये संपर्क है। एक दूसरे के साथ है पर एक दूसरे के नहीं। और दूसरा है संबंध, दूध और पानी का एक मेक हो गए। संबंध एक मेक होकर रहता है, और संपर्क बस एक साथ रहते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। आप ट्रेन में चलते हैं, हजारों लोग साथ चलते हैं, पर आपका कौन है? वहां संपर्क है या संबंध? आज आप जिन सबसे आपका रिलेशन है, वो संपर्क मूलक है या संबंध मूलक? एक बिल्डिंग में रह रहे, एक घर में रह रहे, सबका पता एक, पर एक दूसरे का किसी को पता नहीं। पता एक है पर किसी को किसी का कोई पता नहीं, कौन क्या कर रहा है। ये संपर्क है। संपर्क में स्नेह शून्यता होती है, और संबंध स्नेह आपूरित होता है। जहां स्नेह है वहां मजा है। एक बार पानी दूध के पास गया और दूध से कहा कि भैया, लोग मुझे मूल्य नहीं देते, महत्व नहीं देते, तुम बड़े मूल्यवान हो, अगर तुम मुझे अपने में समा लो तो मेरी भी कुछ वैल्यू हो जाएगी। दूध ने पानी का आत्मीय स्वागत किया, कहा जाओ। आ गया
और पानी जैसे ही दूध में मिला तो फिर क्या है, दूध के भाव बिकने लगा। पानी भी दूध के भाव बिकने लगा, पानी का मूल्य बढ़ गया। एक रोज हलवाई दूध को तपा रहा था तो पानी ने सोचा, अरे जिसने मुझे शरण दी वो मेरे रहते जले, ये बात ठीक नहीं। इसलिए पानी खुद जलने लगा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने शरण दाते का बाल बांका नहीं होने दूंगा। जब पानी जलने लगा तो दूध बौखलाया, बोला अरे शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैंने पानी को शरण दी और वो मेरे रहते जले, हो नहीं सकता, ये आग इसे जला रही, मैं इस आग को बुझा दूंगा। और दूध उफन गया। जब दूध उफना कि अभी मैं आग को बुझाता हूं, हलवाई की दृष्टि दूध पर पड़ी, एक कटोरी पानी डाला, दूध ने सोचा मेरा साथी सुरक्षित है, शांत हो गया। एक दिन पानी तेल के पास गया और तेल से कहा कि भाई तुम्हारा बहुत मूल्य है, मुझे अपना लो। तेल ने रुआब झाड़ते हुए कहा, तेरी मेरे साथ रहने की औकात क्या है, कहाँ तू और कहाँ मैं। फिर भी पानी ने विनम्रता से कहा, भैया थोड़ा स्थान दे दोगे तो क्या हो जाएगा। बेरुखी के साथ तेल ने कहा, ठीक है आना है तो आजा। पानी तेल में गया और तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। पानी तेल में मिला, तेल ऐंठ कर पानी के सिर में बैठ गया। फिर क्या था, जब दिया जलाया गया, तेल जल गया, पानी का कुछ भी नहीं हो सका। संपर्क नहीं संबंध है, उपयोगिता नहीं भावना, समाज के प्रति कर्तव्य है। लोक संपर्क उपयोगिता के आधार पर चलते हैं, परिवार भावना के आधार पर चलता है, और जो हमारे सामाजिक रिलेशन होते हैं वहां कर्तव्य की प्रमुखता होती है। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी जवाबदारी क्या है, मुझे वो करना है। वहां आप कर्तव्य का पालन करें, तब अपना जीवन सुखी हो सकता है। अगर आपके घर के सदस्यों के मध्य आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह हो तो सब कुछ ठीक, स्नेह है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम होता है ना, तो उसके कितने भी दोष हो माफ कर सकते हो। माफ ही नहीं करते, साफ भी कर देते। जिसके प्रति लगाव हो, अपनापन हो, सब ठीक हो जाता है। अपनापन जहां होगा वहां स्नेह होगा, और कुछ भी होगा तो सब माफ। घर में झूमर लगा, टूटकर गिर गया, नौकर की गलती से गिरा, नौकर पर गरम हो गया। नौकर की गलती से झूमर गिरा, झूमर टूट गया, नौकर पर गरम हो गए। और संयोगतः वही झूमर बेटे की गलती से गिरा तो बेटे में नरम है, बेटा कोई बात नहीं, झूमर गिरा तू बच गया, दूसरा झूमर आ जाएगा। आखिर क्यों? नौकर के प्रति गर्मी और बेटे के प्रति नरमी, इसकी वजह क्या? नौकर के साथ संपर्क है और बेटे के साथ संबंध है। संपर्क नहीं संबंध है, अपनापन का भाव। जहां स्नेह होता है ना, नंबर 2 पर वहां सहयोग होता है। परिवार में सहयोग, एक दूसरे का सहयोग। अगर घर में आप अच्छे से रहना चाहते हैं और घर में आनंद से जीना चाहते हैं, संक्लेश मुक्त जीवन, कब? जब स्नेह होगा तब और सहयोग होगा तब। एक दूसरे का कोऑपरेशन। आजकल कोऑपरेशन कम, कंपटीशन ज्यादा होती। अपनों से कंपटीशन समझ में नहीं आता।
कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, कंपटीशन की नहीं। सहयोग और सहकारिता में जीवन आनंदमय होता है। देखिए, आपके पैर में कांटा लगा, जैसे ही पांव में कांटा लगता है तो क्या करते हैं? आपका हाथ कांटा निकालने में चल जाता है। माइंड मैसेज देता है और आंखें रोना शुरू कर देती है, तकलीफ होती है। एक कांटा चुभा, हाथ कांटे को निकालने के लिए गया, कांटा पांव में चुभा है, निकाल हाथ रहा है, आंखें रो रही है, माइंड मैसेज दे रहा है, और जब तक वो कांटा न निकल जाए पूरा शरीर पांव के साथ है। क्यों? इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? हाथ कहता है पांव मेरा है, आंखें कहती है पांव मेरा है, माइंड कहता है, मन कहता है पांव मेरा है, पूरा शरीर कहता है पांव मेरा है, और जो मेरा है उसको तकलीफ सहा नहीं जा सकता। उस तकलीफ को हम सब मिल करके हटाएंगे। घर परिवार में कभी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, ये भाई मेरा है, ये भाई मेरा है, ये पिता मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बहन मेरी है, घर के सब सदस्य मेरे हैं, ये मेरेपन का भाव आ जाए तो कुछ गड़बड़ होगा। आज वो मेरापन ही खत्म हो रहा है। मेरेपन की जगह टेढ़ापन आता जा रहा है। टेढ़ापन यानी टेढ़ापन, तेरे मेरे की बातें, सहयोग और सहकारिता का अभाव नहीं। आप अपने घर को अच्छा घर बनाना चाहते, आदर्श घर, अच्छा घर का मतलब यही है कि सुख, शांति और प्रसन्नता का घर में वातावरण बना रहे। समृद्धि हो या ना हो ये दूसरी बात, लेकिन सुख, शांति और प्रसन्नता आपके घर में है तो समझना आपका घर आदर्श घर कहलाने की श्रेणी में है। बाकी तो आज हम देखते ही हैं क्या होता है, सब बदल जाता है, अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, उत्कृष्ट सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम जिस रूप में हो, अगर घर के किसी सदस्य के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मिल करके शेयर करें, तब सहयोग का भाव पूरा होता है और तब कहीं जा करके उसका कोई प्रभाव होता है। सहयोग मूलक दृष्टि का एक उदाहरण मैं आप सबसे देना चाहूंगा। एक परिवार में, एक धर्मात्मा परिवार, छोटे भाई की 42 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। 42 साल के भाई की मृत्यु हुई, पत्नी विधवा हो गई, 38 साल की बहू, उसका बड़ा भाई 52 साल का, दोनों के बीच में 10 साल का गैप। जब पत्नी विधवा हुई, उससे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को पति का जितने दिन का सुख मिलना था मिल गया, मैं गलत रास्ते को कभी अंगीकार नहीं करूंगी। पति का जाना मेरे पाप का उदय है, तो मैं अपने जीवन को अब पुण्य में लगाऊंगी। और उसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। बहू ने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया, और यही शास्त्र सम्मत है, यही राजमार्ग है, इसे ही अपनाना चाहिए जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। आप सुनो, उस बहू की जेठानी ने अपने पति से कहा, उस बहू की जिठानी ने अपने पति से कहा कि देखो, छोटी बहन पर, बहन, बहू नहीं, छोटी बहन पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसे सहयोग करना चाहिए। उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे सहयोग करना चाहिए। आज इस दुख की घड़ी में अगर हम उसके साथ न दें तो हमारे बड़प्पन किस अर्थ का, हमें साथ देना चाहिए। पति ने पूछा क्या करना है? बोला वो 42 साल की
पति के वियोग के कारण उसे ब्रह्मचर्य लेना पड़ा, तो मैं आपसे कहती हूं आप 52 साल के हो गए, उसके लिए साथ देने को क्यों ना हम दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। है उदाहरण, विलक्षण उदाहरण, विरला उदाहरण ऐसा मिलता है। सहयोग का कितना उत्कृष्ट रूप। आज अगर किसी के घर में ऐसा हो तो ऐसा कोई करने वाला मिलेगा? महाराज ऐसा करने वाला तो नहीं मिलेगा, ऐसा करने वाला जरूर मिल जाएगा कि उसकी संपत्ति को कैसे ज्यादा से ज्यादा हथियाया जा सके, उसे प्रताड़ित कैसे किया जा सके, उसे परेशान कैसे किया जा सके। सोच मनुष्य की जब तक अच्छी नहीं होती तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आज से आप तय कीजिए, अपने घर परिवार में सहयोग का वातावरण रखेंगे। नंबर 1 स्नेह, नंबर 2 सहयोग। एक दूसरे को सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे, इसका आनंद अलग है। साथ रहने का जो आनंद है वो अलग रहने में नहीं है। हाँ, इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, और हमेशा फैमिली सैक्रिफाइस मांगती है। परिवार सदैव त्याग चाहता है, तब काम होता है, प्रेम पनपता है एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छी बात, इसलिए कॉपरेशन करें। परिवार के किसी सदस्य के साथ कभी भी कंपटीशन मत करें। प्रतिस्पर्धा से प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। कोई आगे बढ़ रहा है, आप उसकी अनुमोदना करें। हाँ चलो अच्छा है, मेरा ही भाई आगे बढ़ा, मेरी जेठानी आगे बढ़ी, मेरी देवरानी आगे बढ़ी, मेरे ही परिवार का सदस्य आगे बढ़ा है, खुशी होनी चाहिए। होता अक्सर ये है, जो मैंने देखा है, कि किसी घर का कोई सदस्य आगे बढ़ता है तो गांव फिर भी प्रशंसा कर ले, घर वाले का चेहरा बुझ जाता है, ईर्ष्या बढ़ती है। और जहां ईर्ष्या होगी वहां प्रेम कैसे पनपेगा? इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। कंपटीशन हम घर के किसी सदस्य से नहीं करेंगे। जहां तक बनेगा हम पूरक बनेंगे, प्रतियोगी नहीं बनेंगे। प्रशंसा करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। लोग प्रतियोगी और प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, पूरक बनने की कोशिश नहीं करते हैं। संत कहते पूरक बनो, प्रेरक बनो, प्रतियोगी नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं। प्रशंसा करो, प्रतिस्पर्धा मत करो, जीवन में आनंद आएगा। आज से तय कर लो, मैं अपने जीवन को सुख शांति और प्रसन्नता से जीना चाहता हूं, और अपने घर की सुख शांति और प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहता हूं, तो मुझे ये तो सबसे प्राथमिक स्तर पर करना ही है। नंबर 3 संगठन। परिवार में संगठन, एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर रहे, यूनिटी होनी ही चाहिए। कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। तो संगठन कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। एक घर में अनेक सदस्य हैं, हो सकता है सबका अपना अपना ओपिनियन अलग अलग हो, लेकिन परिवार के नाम पर सब एक होना चाहिए। जब तक संगठन है तब तक आनंद है। ये संगठन टूट ना पाए, परिवार बिखर ना पाए, घर फूट ना पाए। आजकल थोड़ी थोड़ी सी बातें होती है, एक घर के 2 घर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, सहिष्णुता और उदारता। सहिष्णुता और उदारता। आप एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने। अगर किसी की कोई गलती हो जाए तो उसे पचाने की सामर्थ्य रखें।
उसकी अनदेखी करने की कोशिश करें और उदारता पूर्वक उसे माफ करने के लिए तैयार रहें और दूसरों के प्रति हमेशा उदार बने, अपने से ज्यादा उनके लिए सोचें। यदि ये दो बातें हो जाए तो घर बिखर ही नहीं सकता। क्यों बिखरता है? क्योंकि लोग असहिष्णु और अनुदार हैं और इनके कारण चिंतन नकारात्मक बन जाता है। किसी ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर लिया, गड़बड़। एक ने अपने रूम को कुछ ज्यादा सजा लिया तो दूसरे को अपच होने लगती है। एक ने अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया तो इधर तकलीफ हो जाती है। एक ने अपने बच्चे को कोई बड़े स्कूल में भेज दिया तो तकलीफ हो जाती है। किसी ने कोई ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीद ली तो तकलीफ हो जाती है। किसी ने अच्छी चूड़ियां बनवा ली तो तकलीफ हो जाती है। होती ही नहीं होती। यही कारण है पच नहीं पाता। कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ अगर एक्स्ट्रा कर ले हजम नहीं होता। नहीं, हमको हजम करना है, अपना हाजमा अच्छा बनाना है, सहिष्णु बने, उदार बने। ठीक है, अपने ही ने तो किया है, कोई बुराई नहीं। और आप जब अपने लिए कुछ करें तो अपने से बढ़कर के सामने वाले के लिए भी करें। मैं एक परिवार को जानता हूं, संयुक्त परिवार है, करीब करीब जैसे यहाँ आपका जेके मसाला है संयुक्त, वैसे ही एक संयुक्त परिवार है। तो भोपाल का परिवार। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों के परिवार में ये सब तालमेल कैसे चलता है? तो बड़े भाई ने कहा, महाराज हमारे यहाँ चलने का सबसे अच्छा तरीका कि मैं जब कभी बाजार जाता हूँ, कुछ सामान लाता हूँ तो डबल लाता हूँ। पहले छोटे भाई के और छोटे भाई के बच्चों को देता हूँ, और छोटा भाई अगर कुछ लेकर के आता है तो मेरे बच्चों और मेरे पत्नी के लिए पहले देता है, अपनों के लिए बाद में। मामला ठीक चलता रहता है। इतनी उदारता, सेल्फिशनेस जहां होगी घर बिखरेगा। उदार बनिए, सहिष्णु बनिए। अगर घर परिवार में कोई के साथ ऐसा होता है तो पचा लीजिए। और एक बात बताऊं, प्रेम बनाए रखने के लिए, संगठन बनाए रखने के लिए क्या करो? जेठानी अगर कोई नई साड़ी लेकर आए, एक फार्मूला दे रहा हूं, आजमा के देखना, मजा आएगा। जेठानी यदि कोई नई साड़ी लेकर आए तो देवरानी से कहे कि बहन देख, तू पहन कर देख तो कैसी लगती है, उसके बाद मैं पहनूंगी। पहले तू पहन ले, फिर मैं देखूंगी कैसी लगती है। और देवरानी यदि मायके से एक हीरे की चूड़ी लेकर आए तो जेठानी से कहे, दीदी आप पहन लो, आप पर अच्छी लगेगी, मैं बाद में पहन लूंगा। देखो उस घर में कैसा प्रेम होता है। आप कहते हो महाराज ऐसा करेंगे तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। मजा तो तब आता है जब कोई ऐसी चीज लेकर आए और पहनकर अपनी देवरानी को दिखाए और वो देखते रह जाए। यही है ना आपके मजा का आधार, सोच का अंतर। एक थोड़ा सा प्रयोग बदलोगे, प्रेम बढ़ेगा। जीवन को सदैव सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जीवन में आनंद आएगा। यूनिटी बना करके चलिए। उसके लिए सहिष्णुता और उदारता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले। देखो जीवन में कितना मजा ही मजा है। नंबर 4, समझौता, कॉम्प्रोमाइज, संघर्ष नहीं, क्या समझौता। समझौता कैसे होगा? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, समझ अच्छी हो। आप कुछ भी हो, कहीं कोई ऐसी बात हो तो तुरंत समझौता करने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट कर लो। तकलीफ है तो तकलीफ को भी एडजस्ट करो। किसी ने कुछ कहा, एक बार का दस्तूर है, किसका बजा भाई साहब? समझौता, एडजस्ट। हमको भी एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारा। तो एडजस्ट करें। कोई भी बात है आपके साथ, यदि
आपको कुछ तकलीफ है तो उसको एडजस्ट करें, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको एडजस्ट करें। जितना एडजस्ट करोगे उतना आनंद आएगा, और जितना टकराव करोगे उतना द्वंद्व होगा। आपने देखा, एक है संघर्ष और एक है समझौता। बांस का घना जंगल था। एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर जा रहा था। उसे तेज संघर्षण की आवाज सुनाई पड़ी। देखा, एक बांस दूसरे बांस से टकरा रहा था, रगड़ उत्पन्न हो रही थी, और देखते ही देखते आग उत्पन्न हुई। आग फैली और पूरा जंगल जलने लगा। उसे लगा कि संघर्षण से आग हुआ। थोड़ा आगे बढ़ा, बस्ती आई। उसे फिर ऐसी ही रगड़ की आवाज सुनाई पड़ी। मन कांपा कि कहीं फिर से आग तो नहीं आई। मन कांप उठा कि फिर कहीं आग तो लगने वाली नहीं। जिधर आवाज आ रही थी उधर बढ़ा। एक घर के अंदर से आवाज आ रही थी। उसकी चिंता और बढ़ गई कि पेड़ से आवाज आई, पेड़ में आग लग गई। ये घर के भीतर से आवाज आ रही, कहीं घर में आग न लग जाए। वहां गया तो देखा एक महिला मथानी से दही को बिलो रही थी, और तेजी से मंथन की आवाज आ रही थी। उसे लगा कहीं अब आग न लग जाए, लेकिन वो कुछ पल रुका तो देखता क्या है, मथानी के मंथन के उपरांत नवनीत निकला। उसने घी बनाया, उसे मक्खन खिलाया, छाछ पिलाया, तृप्त हो गया। उसे समझ में नहीं आया, एक जगह संघर्षण था, आग हुई, और दूसरी जगह मंथन था, नवनीत निकला। पूछा इसका रहस्य क्या, तो कहा जहाँ टकराव होता है वहाँ आग होती है, और जहाँ समझौता होता है वहाँ नवनीत निकलता है। मंथन करे, संघर्ष नहीं। बांस में टकराव था क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं था, एक दूसरे से टकरा कर घिस रहे थे। और जो मथानी से मंथन चल रहा था, एक रस्सी खींचे तो दूसरा ढीला छोड़े, और दूसरी रस्सी खींचे तो पहली रस्सी को ढीला छोड़ दे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, खींचा तानी करो भी तो एडजस्टमेंट के साथ। एक खींचे दूसरे ढीले पड़ जाओ, दूसरा खींचे पहले ढीले पड़ जाओ, आनंद दिया। ये एडजस्टमेंट, समझौता बहुत आनंद देता है। व्यक्ति चाहे तो तकलीफें होए ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, सुख तो फिर भी पुण्य के प्रताप से मिलता है, दुख तो मनुष्य का अपना क्रिएशन है। सुख तो फिर भी पुण्य के प्रताप से मिलता है, दुख मनुष्य का अपना क्रिएशन है। खुद अपनी दुर्बलताओं के कारण दुखी होता है। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदल ले, दुखी होने का सवाल ही नहीं। समझौता, आखिरी बात, संस्कार। ये घड़ी ठीक बता रही क्या नंबर 5 जो बहुत मूल्यवान है, घर परिवार में संस्कार होने चाहिए। संस्कार के अभाव में तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी बुद्धि सब अर्थहीन है। संस्कार है तो घर में कुछ सार है, नहीं तो सब बेकार। अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखो। प्रारंभ से छोटे से लेकर बड़े तक सबको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो। संस्कारों को मेंटेन करो। आप अपनी संतति को, अपने संतान को विरासत में संपत्ति देते हो। संत कहते हैं संपत्ति नहीं, संस्कृति दो। आप अपने बच्चों को कार देते हैं, संत कहते हैं उसे संस्कार दो।
कार दोगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा। क्या भरोसा अपने बेटे को कार दिया और वो किसी को लेके भाग जाए, कोई चक्कर नहीं। संस्कार पहले दो, कार बाद में, संस्कृति पहले दो, संपत्ति बाद में। संस्कृति दोगे तो संपत्ति नहीं भी होगी तो सुख से जी जाएगा, और केवल संपत्ति दोगे तो तुम कितना भी कर लो, संस्कृति के अभाव में सब विनाश कर देगा। संस्कार जीवन का मूल तत्व है, वो मेंटेन होना चाहिए। घर में ऐसी व्यवस्था बनाओ जो कुलाचार के विरुद्ध कोई आचरण न हो। नैतिकता और प्रामाणिकता के आदर्श जीवन में आए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता का मनोभाव लोग जगा के रख सके। इस तरह के भावों के साथ जब व्यक्ति संस्कार देता है, उन संस्कारों के आरोपण से युक्त घर की स्थिति ही कुछ और होती है। धर्म के प्रति, परंपरा के प्रति, संस्कृति के प्रति झुकाव केवल संस्कारों के बल पर ही होता है। लेकिन आजकल लोग संस्कारों के प्रति जागरूक कम है। संस्कार के प्रति जागरूक व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? एक व्यक्ति के घर में रात के 12 बजे पुलिस आई। 12 बजे पुलिस आई, घर के प्रमुख ने घर खोला। क्या बात है? बोला आपके बच्चे ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की है, अपने 3 दोस्तों के साथ, हम उसे अरेस्ट करने आए। 17 साल का बेटा और छेड़खानी का केस। पिता ने सुना तो स्तब्ध रह गया। पिता ने पुलिस को अपने जेब से 10,000 रुपए निकाल करके दिए और बढ़ाए पुलिस की तरफ। पुलिस ने कहा इस रुपए की क्या जरूरत है, केस बना है आपका। उसने कहा मैं इसीलिए रुपया दे रहा हूं कि आप ये रुपये रखिए। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले छोड़ने के लिए मैं कह भी नहीं रहा हूं। बोले क्यों? ये 10,000 रुपये रखिए और मैं आपसे कहता हूं मेरे बेटे को अरेस्ट करो और इतना पीटना कि कभी किसी लड़की के ऊपर आंख भी न उठा सके और ये सुधर जाए। है ऐसा सोच? संस्कार के प्रति जागरूकता। मेरा बेटा ऐसा काम, ऐसा गलत कार्य कर लिया कुसंग में पड़कर। यहां दूसरा बाप होता तो कैसे भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता। नहीं, गलत बात कभी किसी को न सिखाएं और हमेशा उसे सही रास्ते पर लगाएं, तब जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए आदर्श घर को बनाने के लिए आज 5 सूत्र आप सबको दिया। नंबर 1 स्नेह, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 क्या? समझौता, नंबर 3 संगठन, नंबर 4 समझौता और नंबर 5 संस्कार। ये 5 सकार आपके जीवन में आ जाए तो जीवन का कुछ और ही मजा है। ऐसा जिसके जीवन में घटित होता है उसका घर आदर्श घर बन जाता है और लोग उसको देखकर बहुत सारे आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। सबके जीवन में ये 5 बातें आए और अपने जीवन को समुन्नत बना सके। इसी भाव के साथ आज विराम ले रहा हूं। कल